नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फ्यूचर करियर चॉइस कौन सा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप में से 90% लोगों का जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, MBA या फिर एक सरकारी नौकरी। और मैं ये भी कह सकता हूँ गाइस कि आप पेटेंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मेटेरोलॉजिस्ट, एक्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, इथिकल हैकर, ऑर्गेनल थेरेपिस्ट नहीं बनना चाहते। और अब बात करते हैं दोस्तों कॉलेज की या फिर स्कूल्स की। आज भी हमें रिस्पेक्टिंग द अथॉरिटी की कहानी स्कूल्स में और खास करके कॉलेज में देखने को मिलती है। घर पर जाओ तो पेरेंट्स एज ए रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, अगर कॉलेज या फिर स्कूल में जाओ तो टीचर्स एज ए रिस्पेक्टिव अथॉरिटी देखने को मिलती है। टीचर जो कहे वही सही है, चाहे वो गलत हो या फिर सही। टीचर्स कहे यूनिफॉर्म में आना चाहिए और एक साथ सबको लाइन में खड़े रहना चाहिए और क्लास में बिल्कुल शोर नहीं करना चाहिए और लड़कों के बाल कटे होने चाहिए और लड़कियों के बाल अगर बड़े हैं तो उन्हें बांध कर आना चाहिए। इनडायरेक्टली बोलूँ तो आपको टीचर को इम्प्रेस करना है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो ये तो बात रही गाइस ऊपर की। अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो कुछ जगह तो ये देखने को मिलता है कि अगर टीचर्स को या फिर सर या फिर मैम को इम्प्रेस करना है तो उनके सामने अच्छी नोटबुक का प्रेजेंटेशन करो, एब्लॉन्ग नोटबुक लेकर जाओ, या फिर टीचर या फिर सर खुद बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि तुम एब्लॉन्ग नोटबुक बनाओ, या फिर एक पर्टिकुलर साइज देते हैं नोटबुक का, चाहे वो फिर व्हाइट पेजेस हो, सिंगल पेजेस हो, डबल पेजेस हो, बॉक्स पेजेस हो, कौन सी भी पर्टिकुलर कैटेगरी बुक देंगे, इसी बुक में लिखना है, इसी पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से हेडलाइन डालनी है, पिंक पेन यूज मत करो, रेड पेन यूज मत करो। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाकर बच्चों पर थोप देते हैं कि ये तुम्हें लिखना ही है तो लिखना ही है। और इसके बाद इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है गाइस, बच्चों को जो लिखा है वो समझ में आए या नहीं आए उनसे टीचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए और प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक बच्चा है, समझ लो उसने कंप्लीट की नोटबुक लेकिन उसने प्रॉपरली जैसे सर ने बोला वैसी नहीं की, मतलब एग्जाम्पल उसने नोटबुक यूज़ नहीं की जो सर ने बोली थी, या फिर पेन वैसा यूज़ नहीं किया। और एक लड़का है जिसने नोटबुक एकदम प्रॉपरली यूज़ की लेकिन जो लिखा है उसको कुछ समझा नहीं, और जिसने इनप्रॉपर लिखी है नोटबुक उसको सब समझा, तो टीचर्स के मन में जो लड़का ऊपर होगा जिसने नोटबुक लिखी है वो ऊपर होगा, रादर देन ये लड़का जिसने नोटबुक प्रॉपर नहीं लिखी हुई है लेकिन उसको समझ में आया। क्योंकि यहाँ पर इंडियन एजुकेशन के सिस्टम की टीचर्स की मेंटेलिटी है गाइज, यहाँ पर बच्चों को लिखा हुआ अच्छा चाहिए, भले उसको समझ में ना आई है। और बहुत सारे लोग हैंड राइटिंग को भी ब्लेम करते हैं। वैसे हैंड राइटिंग एक अच्छी चीज़ है गाइज, हैंड राइटिंग अच्छी होना एक अच्छी चीज़ है, मगर इतना भी उसको ओवर रेटेड नहीं करना चाहिए जितना कि इंडिया में कर रहे हैं। हैंड राइटिंग नॉर्मल हुई तो भी चलता, बस बच्चे में समझ होनी चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए अच्छे से। ये बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। और आपको मजाक लग रहा होगा गाइज, ये जो भी बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत सारी जगह इंडिया में हमें देखने को मिलता है, बस ये बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। और मैं यहाँ पर सारे कॉलेज को या फिर स्कूल्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम गिने चुने टीचर्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि ये चीज़ करते हैं अक्सर। अभी तक देखा हमने रेयर कंडीशन, और अब हम देखने वाले हैं मोस्ट ऑफ द केसेस दैट हैपन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली फॉर द टीचर्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स। टीचर्स अक्सर स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं होमवर्क ना करने के लिए, कॉलेज में या फिर स्कूल में लेट आने के लिए, या फिर पेपर्स में कम मार्क्स गिरने के लिए। पनिशमेंट नॉर्मल वाली की बात की नहीं कर रहा हूँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल पनिशमेंट जो कि हरासमेंट की बेस्ट होती है गाइज। वैसे तो ये फिजिकल पनिशमेंट हमारे इंडिया में बैन है, लेकिन कई जगह ये देखने को मिलती है। और बात अब आती है गाइज क्लास रिप्रेजेंटेटिव की कॉलेज के हिसाब से और क्लास मॉनिटर की स्कूल के हिसाब से। आपको क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा टीचर का चमचा बनने के लिए, और या फिर कॉलेज में आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा अपने ही क्लासमेट्स को बिहेवियर सिखाने के लिए। और ये सब फालतू की चीज़ें है गाइज, इनसे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको मतलब आगे जाकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आपको उस समय लगेगा, मतलब जितने भी साल आप कॉलेज कर रहे हो, 11th 12th या फिर 9th 10th, आपको इस 1-2 साल लगेगा कि मैं बहुत ऊपर हूँ, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा ये तो अपने से काम करवाए जा रहे थे और बस अपने फेम के लिए अपने को एक वोट दे दिया या फिर एक कौन सी भी पोस्ट दे दी। तो ये सब फालतू की बातें है गाइस, इनमें मत पड़िएगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये सब क्लास मॉनिटर बनाने में स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है गाइस, गलती सिर्फ और सिर्फ टीचर की है। मैं एक खुलेआम बोलता हूँ, स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं, सिर्फ टीचर्स की गलती है। एक फेमस लाइन है एक मूवी की जिसमें कहा गया है कि कोई खराब स्टूडेंट्स नहीं होता, सिर्फ खराब टीचर्स होते हैं।
No such thing, bad student, only bad teacher. फिजिकली तो पनिशमेंट देते ही ये टीचर्स लोग, और साथ में मेंटली भी हेजिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को। सब एग्जांपल क्लास के सामने एक स्टूडेंट को खड़ा कर देंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। मैं स्कूल में से एक बार टोपी पहन के गया था। मेरे को टीचर ने इतना जलील किया, मेरी आत्मा को टोपी से नफरत हो गई। अगर ऐसी ही कंडीशन रहेगी गाइज तो हमारे स्टूडेंट्स का सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा। अगर मान लो पेरेंट्स भी सपोर्टिव है और टीचर भी सपोर्टिव है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है स्कूल के करिकुलम की। स्कूल के करिकुलम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है गाइज कि अलग अलग करियर ऑप्शन को ढंग से ना समझाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कितने टेक्स्ट बुक और असाइनमेंट में सुनने को मिलता है जर्नलिज्म, वीडियो गेम डिज़ाइनर, वीडियो गेम टेक्स्टर, आर्किटेक्चर, एनाग्राफिलर, फोटो डिज़ाइनर, प्रोफेशनल सोशल वर्कर या फिर इवेंट मैनेजर जैसे करियर के बारे में। आपने बहुत कम सुना होगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको कोई बताता ही नहीं है स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में इन चीज़ों के बारे में। एक जियोलॉजिस्ट जैसा करियर देख लीजिए गाइज। आपने स्कूल लेवल में 9th या 10th में या फिर उससे पहले पढ़ा होगा, हमको ज्योग्राफी सब्जेक्ट था जिसमें अर्थ के कॉम्पोजिशन थे, मेंटल क्रस्ट, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स थे जिसमें जियोग्राफी के बारे में बताया गया है। क्या आपने उस टाइम में सोचा था या फिर आज भी आपने सोच रहे हो कि मैं एक करियर ऑप्शन में एक जियोलॉजिस्ट सोच सकता हूँ या फिर एक पेलेंटियोलॉजिस्ट सोच सकता हूँ या फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट सोच सकता हूँ? नहीं ना। मैथ्स के चैप्टर्स देखने को मिलती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री या फिर पाई चार्ट, स्टैटिस्टिक्स या फिर चार्ट्स, डाटा ग्राफ। और क्या आपने सोचा कि मैं कभी स्टैटिस्टिशियन भी बन सकता हूँ? नहीं। हमें स्कूल्स में बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मैं बड़ा होकर एनाटॉमिस्ट, जूलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या फिर हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकता हूँ? शायद आपने ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन गाइज, यही प्रॉब्लम है इंडिया में। टीचर्स जो पढ़ाते हैं उससे स्टूडेंट्स रिलेट नहीं कर पाते अच्छे से, और उससे बाहर की दुनिया से रिलेट करना भी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अभी तक हमने देखा गाइज स्कूल, टीचर्स और स्टूडेंट्स की कहानी, और अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो एक बात नोट कीजिए गाइज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सोशल मीडिया ने एनवायरनमेंट ऐसे बनाए रखा है कि सिर्फ 3 ही ऑप्शन है या फिर 4 ही ऑप्शन है, उसके अलावा आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, या फिर आप चाह कर भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके बावजूद जो आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर सकते। स्पेशली फॉर इंडियन सिनारियो, अगर पापा बोले बेटे को बेटा तो इंजीनियरिंग कर, अगर बेटे को नहीं करनी है तो वो ना चाहते हुए भी पेरेंट्स के सामने हाँ बोलता है। आप अदर फील्ड्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। मैं बात एग्जांपल इंजीनियरिंग से ले रहा हूँ। और स्टूडेंट्स में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो पेरेंट्स से जाकर बोले कि पापा मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये नीट और जेई एक ट्रैप है गाइज, एक बहुत बड़ा ट्रैप जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं, स्पेशली जिनको हैरेसमेंट्स होती है अपने घर से, या फिर वो कहते हैं कि मेरा भाई नीट कर रहा है इसलिए मैं नीट कर रहा हूँ, या फिर मेरे चाचा का लड़का जेई दे रहा है इसलिए मैं भी जेई दे रहा हूँ, या फिर मुझे तो इंजीनियर बनना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बताया है, अरे भाई उसको तो 1 करोड़ का पैकेज लगा है। लेकिन गाइस, इसका सक्सेस रेशो बहुत कम होता है, इनकी सीट्स बहुत कम होती है, और बाकी के करियर ऑप्शन भी है। और स्पेशली अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो जेई आप बिल्कुल मत दीजिए, आपको इंटरेस्ट नहीं आता मतलब इंटरेस्ट नहीं की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नीट बिल्कुल मत दीजिए। नीट्स और जेई एक ट्रैप है गाइस, और सेम लॉजिक यूपीएससी के लिए अप्लाई होता है। यूपीएससी का अगर हम कट ऑफ देखेंगे या फिर जो पासिंग रेशो है वो नियरली 0% है गाइस, लिटरली 0%, नियरली 0%। तो इसी रेस में क्यों दौड़ना, मेरा सीधा सा मानना है। और मान लो अगर आप नीट पे लग गए, और मैं यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देख रहा हूँ गाइस, समझ लो आप मिडिल क्लास बॉय हो और आप लग भी गए नीट में और एमबीबीएस के बाद, और ऐसे तो नहीं कि आपको नीट करने के बाद ही सीधा जॉब मिलेगी, ये लो भाई 1 लाख रुपए पर मंथ, ऐसा नहीं है गाइस। मेरा भी दोस्त है जिसने नीट की है, जो भी पास आउट हुआ है, और उसके बाद आपको सीधा पेमेंट नहीं मिलती, उसके बाद आपको 5.5 साल या फिर हम कह सकते 5 ईयर तक आपको एमबीबीएस का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद जाकर आपको 45 to 50,000 नियर अबाउट सैलरी मिलती है। जी हाँ, 50,000 लगभग, एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, 50,000 मिलती है 5 साल एमबीबीएस करने के बाद। ये है रियलिटी गाइज नीट की और जेई की। वो 1 करोड़ वाले बच्चे या फिर 50 लाख वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, वो बहुत माइन्यूट % में होते हैं, मैं आपको अंदाजे भी नहीं लगा सकता, इतने कम होते हैं। तो सोचिएगा आप,
अब देखो गाइज, एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट्स इसको मैं पूरा एक्सपोज करने वाला हूँ गाइज, नीट की कोचिंग क्लासेस को। मैं ऐसे बच्चे की बात कर रहा हूँ, नो ज़्यादा वो AIR 1 है उसकी रैंक, ना ज़्यादा बिलो है, एक एवरेज लड़का और जो नीट पास आउट हुआ है। अब समझ लो जो 5 साल का ड्यूरेशन गैप है गाइज, सैलरी स्टार्टिंग आने के लिए जो MBBS का कोर्स का ड्यूरेशन है, तो 5 साल में अगर उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो उसके भी चांसेस बहुत कम है। देखो, सबसे पहले नीट में सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत कम है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस उससे भी कम है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक बात, सही बात, अगर नहीं मिला तो आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी जिसकी फीस 50-50 लाख है गाइज, लिटरली 50-50 लाख फीस है MBBS के कॉलेजेस की। और ये तो रही 50 लाख सिर्फ कॉलेज की फ़ी की बात 5 ईयर की। और अब बात है गाइज, अगर आप दूसरी जगह रहने जाते हो या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर अपना स्टेट छोड़कर दूसरी जगह रहने जाता है, तो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, रूम का खर्चा और फिर मेंटेनेंस, आपकी मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब मिलाकर नियर अबाउट 1 CR मतलब 1 करोड़ होता है गाइज। जी हाँ, MBBS बनने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग के लिए जो कॉलेज में फीस देती है वो नियर अबाउट आपके पास से 1 CR 1 करोड़ जाती है गाइज। ये है रियलिटी। और आपको बदले में मिलता कितना है? 50,000 रुपये पर मंथ लगने के बाद। और समझो जो 1 करोड़ जो घर वालों ने लिया था, अगर वो लोन लिया होगा तो उस पर इंटरेस्ट 8 या 10% एनुअली बढ़ रहा होगा, उसका अलग खर्चा। तो मतलब आपको पेमेंट है 6 लाख एनुअल, 6 लाख पर एनुअल। और आपको जो आपने घर वालों ने पैसे लगाया वो 1 करोड़ है और उस पर भी 8-9 या फिर 10% इंटरेस्ट है एनुअली। तो इसका फ़ायदा क्या है? और इससे अच्छा मेरी ओपिनियन में आप 5 साल के MBBS ना कर 2 या 3 साल में कुछ अच्छी जॉब कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि आप ऐसी रेस की घोड़े नहीं बनना चाहते ना जहाँ पर 1000 लोग दौड़ रहे हैं और सिलेक्शन सिर्फ 10-20 का हो रहा है, बल्कि ऐसी रेस में दौड़ना चाहोगे ना जहाँ पर सिर्फ 10 या 20 लोग दौड़ रहे हैं और सिलेक्शन आपकी चांसेस पास होने के बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये रेस बेटर है। आपको ये बात बताकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ गाइस, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के पीछे मत भागिए, बल्कि उस चीज़ के पीछे भागिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। कुछ हटके ट्राई कीजिए, कुछ अलग ट्राई कीजिए जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। हाँ, अभी मुझे पता है कि जिस भी फील्ड में आप जाओगे उस चीज़ फील्ड में कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन अब बढ़ रही है, लेकिन कुछ हटके सोचिए या फिर कुछ भी सोचिए, लेकिन उस पर टॉप प्रायोरिटी पे रहने का ट्राई कीजिए गाइस। ये है मेरा कहने का मतलब। और ये आप पे डिपेंड करता है गाइस कि आप में स्किल्स क्या है, कि आप क्या करना चाहते हो, कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है या फिर पढ़ाने में है या फिर लोगों को मोटिवेट करने में है, लेकिन अभी मेरी उतनी एज नहीं है कि मैं एबल हो सकता हूँ वो करने के लिए। तो मैंने अपनी रनिंग कॉलेज एज में एक यूट्यूब चैनल खोला है जिस पे मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ। और ये चैनल अभी मैंने सिर्फ 6 महीने पहले खोला है और मैं ये कंटिन्यू करता रहूँगा एज ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम रनिंग। और अभी मैं सिर्फ 18 साल का हूँ गाइस, और मुझे लगता है अगर मैं 22 या फिर 23 साल का होऊंगा जब मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो जाएंगी तो शायद ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर यही मेरा करियर ऑप्शन भी बन सकता है। और अब बात करते हैं गाइस सरकारी नौकरियों की। सरकारी नौकरी बहुत लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन इनका भी एक डार्क ट्रूथ है गाइस। पिछले 8 साल में 8 करोड़ सरकारी नौकरियों के एप्लीकेशन आए थे, जिनमें से सिर्फ 7,22,000 सीट्स अवेलेबल थी फॉर गवर्नमेंट। जी हाँ गाइस, ये नंबर इतना बड़ा है गाइस, मतलब अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये रेशो 1:300 का रेशो है गाइस। मतलब 300 लोगों में से सिर्फ 1 लोग को नौकरी मिलेगी। 300 स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उसमें सिर्फ 1 लोग को या फिर 1 स्टूडेंट्स को सीट्स मिलेगी फॉर द गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पर मैं बात सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की कर रहा हूँ, जो 8 करोड़ वाली फिगर थी वो। यहाँ पर आप ऐसी रेस दौड़ रहे हो गाइस गवर्नमेंट जॉब में जिसमें 300 लोग खड़े हुए हैं। इमेजिन कर सकते हो आप, 300 लोग आपके स्टार्टिंग में आपके साथ रहेंगे, लेकिन जॉब उसी को मिलेगी जो फर्स्ट आएगा। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब भूल जाओ, सब के सब रेस से हार गए हैं। और आप ही सोचो, क्या आप ऐसी रेस दौड़ना चाहोगे? अगर मैं वहाँ पर होता तो मुझे पता है 300 लोगों में से मेरा फर्स्ट आना लगभग नामुमकिन ही था, तो मैं ऐसी रेस कभी नहीं दौड़ता। डायरेक्टली बोलूँ तो जहाँ पर कंपटीशन कम है वो इसको करियर ऑप्शन बनाइए, या फिर आपका करियर ऑप्शन सबसे हटके होना चाहिए। अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन का यही फायदा है गाइस कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होती है। इसीलिए दोस्तों आपका माइंडसेट बदलिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसी चीज़ को आपका एज ए करियर गोल डिसाइड कीजिए। और स्पेशली स्कूल्स में एज ए करियर काउंसलिंग को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए, करियर ऑप्शन
बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि क्या क्या होते हैं रैदर देन इंजीनियरिंग और मेडिकल या फिर डॉक्टर। और उसके अलावा टीचर्स को स्कूल्स में अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी से पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सके। और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल, बट स्पेशली मैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जिसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के लर्निंग पर पड़ता है। तो यही था दोस्तों आज की इस एजुकेशनल वीडियो में। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों जो कि कॉलेज या फिर स्कूल्स में है उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।